वेलकम बैक मोहम्मद अकेडमी। हम लोग पिछली क्लास में हम लोग हेनरी लॉ देखे थे और रॉल्स लॉ देखे थे। ठीक है, तो हेनरी लॉ तो हम लोग कंप्लीट कर लिया था। रॉल्स लॉ में हम लोग बस देखे थे, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो कल तो हम लोग देखे थे, क्या आपको ये बताया गया था कि रॉल्स लॉ आखिर होता क्या है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम इसका रॉल्स लॉ का क्या होता है ना, एक्चुअली दो लॉ है। एक तो पहला बेसिक ये है, अगर इसका स्टेटमेंट हम देख लें तो पहला बेसिक स्टेटमेंट ये है कि पार्शियल प्रेशर जो आपका वेपर प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर नहीं, हम लोग वेपर प्रेशर के टर्म में देखते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज। यही हमारा रॉल्स लॉ है। और एक हम लोग रिलेटिव लोडिंग पे देख लिए थे। रिलेटिव लोडिंग पे ये देखे थे कि रिलेटिव लोड, एक ये भी देखे थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक ये देखे थे। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपको ये पता है कि रॉल्स लॉ हम दो टाइप के सॉल्यूशन देखे थे। एक तो देखे थे हम लोगों ने, एक हम लोग देखे थे आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सारे सॉल्यूशन हमारे क्या थे ना, रॉल्स लॉ पे ओबे नहीं करते थे। कुछ सॉल्यूशन ओबे करते थे, कुछ नहीं करते थे। तो जो रॉल्स लॉ के दो टाइप के सॉल्यूशन हमारे देखे थे, एक तो हम देखे थे सॉल्यूशन, क्या देखे थे, दो टाइप के देखे थे। एक हमारे देखे थे आइडियल सॉल्यूशन और एक हम देखे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो था जो क्या करता था, रॉल्स लॉ को लार्ज टेम्परेचर और प्रेशर पे ओबे करते थे। तो ये था ओबे रॉल्स लॉ। over a wider range of temperature and pressure। तो ये हमारा था आइडियल सॉल्यूशन। अब इसमें ये भी दो तीन टर्म हम इसका देखे थे। डेल्टा एच मिक्सिंग जो हमारा होता है, मतलब हीट ना इसमें क्या होगा, रिलीज, अगर आप दो सॉल्यूशन को मिलाइएगा तो हीट रिलीज नहीं होगा, ये भी हम देखे थे। और वॉल्यूम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये हम लोग देखे थे कल। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें पढ़े थे ये डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम ये देखे थे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। और दूसरा ये देखे थे कि डेल्टा एच मिक्सिंग वगैरह हमारा क्या होता है, इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, इतना तक हम लोग कल हम लोग देख चुके थे। अब इसके आगे हम लोग देखते थे, अभी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ना, ये भी क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। यही हम लोग आज का हमारा टॉपिक है ये। हम ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे चलेंगे। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एक वो टाइप का सॉल्यूशन होता है जो क्या करता है, पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। किससे, रॉल्स लॉ को। ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और एक वो होता है जो निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब देखिए जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस हमारा इंडोथर्मिक हो जाएगा। इसमें हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। मीनिंग कि अगर आप दो सॉल्यूशन को मिक्स किए, जैसे ए और बी अगर ले लिए हैं, ए हमारा मान लीजिए सॉल्यूट है जो हम प्रीवियस नोटेशन लिए हैं, इसको चेंज मत कीजिएगा। ए को अगर सॉल्यूट माना तो हर जगह ये लेना है। तो ए को अगर हम सॉल्यूट मान रहे हैं और बी को हम क्या मान रहे हैं, सॉल्वेंट मान रहे हैं, ये हमारा
हम बाई डिफॉल्ट ले लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों को जब A+B आप कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। मतलब मान लीजिए पहले A का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, B का भी टेम्परेचर आप 25 डिग्री, दोनों को रूम टेम्परेचर पर रखें, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या होगा, टेम्परेचर घट जाएगा, 25 से कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर घट जाएगा, मतलब इंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, डेल्टा भी मिक्सिंग पे चले जाएंगे, तो डेल्टा भी मिक्सिंग में क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब समझे, अगर दोनों सोल्यूशन को मान लीजिए 25 ml आप लिए हैं ए और 25 ml बी लिए हैं, दोनों को जब मिक्स कीजिएगा तो 50 ml होना चाहिए था, लेकिन 50 ml कब होगा, जब आइडियल कंडीशन हो। यहाँ पे क्या होगा, 50 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए 51 या 52 हो गया, तब ये क्या हो गया, ये हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। और होता क्या है, मॉलिक्यूलर स्तर पे अगर आप जाइएगा, मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो ये होता है कि देखिए अब दो टाइप का इंट्रैक्शन होता है, एक ए बी का इंट्रैक्शन होता है, मतलब सॉल्ट, ये जब मिक्स कीजिएगा तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन होता है, और दूसरा टाइप का इंट्रैक्शन होता है सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन और बी सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो इस केस में क्या हो जाएगा ना, ये जो आपका इंडिविजुअल इंट्रैक्शन, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट का और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, ठीक है। सॉल्यूट सॉल्वेंट ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर नेगेटिव डेविएशन में चलेंगे तो इसका, हाँ अब नेगेटिव डेविएशन चले तो इसका क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। बस आपको सब क्या करना है, उल्टा लिख देना है। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, मतलब प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक। आपका जो आप वो कीजिएगा, सॉल्यूशन में कीजिएगा तो ये गर्म हो जाएगा, 25 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर। और डेल्टा मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, घट जाएगा। 25 ml लिए हैं तो 50 9 के मान लीजिए 49 हो गया। और हाँ, और इसमें क्या होता है, डेल्टा निगेटिव डेविएशन में एक और चीज़ होता है, एक चीज़ ये होता है कि हमारा जो ए बी इंट्रैक्शन है, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपेरिजन टू व्हाट, सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल सबका लिए चलते हैं, तब जाके थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए इसका हम एग्जाम्पल ले लिए, पॉजिटिव वाले का इथेनॉल ले लीजिए आप, और क्या ले लीजिए, एसीटोन ले लीजिए। इसको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, आखिर क्या, क्यों डेल्टा एच मिक्सिंग क्या पॉजिटिव हो रहा है और डेल्टा मिक्सिंग क्यों ज़्यादा आ रहा है, मतलब 50 ml 25 25 25 50 होना चाहिए था, क्यों ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा इसको हम देखते हैं मॉलिक्यूलर स्तर पे क्या होता है। अब देखिए इथेनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो इथेनॉल में क्या होता है, ये कुछ ऐसा होता है, CH3 CH2OH, ठीक है। और एसीटोन अगर आप देखिएगा तो एसीटोन हमारा सिंपलेस्ट नेल पॉलिश रिमूवल, और ये सिंपलेस्ट कीटोन भी है, सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन पॉसिबल यही है, दिस इज आवर एसीटोन। हाँ, अब देखिए, अब अगर आप इसमें देखिएगा तो आपको ये पता है कि अगर 3 एटम है हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में, जनरली NOF या फोन भी आप या नॉफ इसको पढ़ सकते हैं, अगर इसके साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, अगर इन तीनों एटम के साथ अगर हाइड्रोजन कंबाइंड होगा तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेंगे। यहाँ इस केस में देखिए प्रिसाइजली ये कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। यहाँ पे OH के साथ क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कंबाइंड है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसका मेजर है वो क्या है, H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके पास है, ओके। अब इसमें देखिए है तो ये ऑक्सीजन तो है, बट ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका अट्रैक्शन आपका क्या है, डाइपोल 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 डाइपोल। आपको ये पता है कि अगर इंटरमोलिकुलर वंडरवाल जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर आयन डाइपोल अगर है तो डाइपोल डाइपोल, और लास्ट में डिस्पर्सन फोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ये बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या था ना, जो ए हम बोले थे, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये यहाँ सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में डाइपोल बॉन्डिंग, ये था, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में क्या था, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन चल रहा था। ये दोनों अलग अलग बीकर में थे, मान लीजिए ऐसा। जब आप आपने इसको क्या किया, मिक्स किया, आपने इन दोनों को लेके एक जगह मिक्स कर दिया, एक बीकर में आपने क्या किया, डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, ए भी जो इंट्रैक्शन देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन देखिए। अब देखिए ये क्या होगा ना, पहले ये जो था ना, बहुत ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन क्या था ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था, दिस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग,
और ये इससे क्या है, थोड़ा वीक है, ये वीक था। दिस इज व्हाट, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये बहुत वीक नहीं है, लेकिन इससे वीक हम मानेंगे, ठीक है। ठीक है, अब इन दोनों में इंट्रैक्शन होगा तो अब देखिए सॉल्वेंट सॉल्वेंट, अब दो मॉलिक्यूल था, ए था हमारा, ए था, ये बहुत अच्छे से क्या हो रहा था, बॉन्डेड था। बी आके क्या किया, ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था इसको क्या किया, डिसरप्ट कर दिया, उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ए बी जो इंट्रैक्शन वो क्या है, वीक है कंपेरिजन टू व्हाट, वीक है किसके कंपेरिजन में, दोनों के कंपेरिजन में, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन में। तो अब ये क्या हो गया ना, पहले बहुत स्ट्रॉन्ग सॉल्यूट 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 या सॉल्वेंट सॉल्वेंट दोनों क्या था, वो सॉल्यूट खासकर सॉल्वेंट सॉल्वेंट ये बहुत स्ट्रॉन्ग था दोनों, तो एक साथ एकदम था, उसका मतलब समझिए वॉल्यूम कम इतना था। लेकिन जैसे ही आप दोनों को मिक्स कर दिए तो अब इंट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया, तो ये बढ़ गया, समझ रहे ना। पहले इतना वॉल्यूम था जब कोई हम मिक्स नहीं किए थे, अब बढ़ गया। तो इसका बढ़ने से हुआ क्या, इसका बढ़ने से ये हुआ कि डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यानी 20-25 ml अगर आप ऐड कीजिएगा तो 50 ml से क्या होगा, ज़्यादा होगा। पहली बात तो ये कि ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या होगा, ये फेवरेबल नहीं है, जो पहले जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन था स्ट्रॉन्ग था, अब बाद में क्या हो रहा है, वीक। ये भी जो इंट्रैक्शन है ना सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, ये क्या वीक है, तो ये इसमें आपको क्या, ये फेवरेबल कंडीशन है, नहीं तो आपको हीट देना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका रीजन यही है, ड्यू टू द वीक इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होता है, दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखिए एक एग्जाम्पल हम क्या करते हैं ना, निगेटिव वाले का भी ले ही लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम निगेटिव वाले का ले लेते हैं। अब देखिए निगेटिव वाले के एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम ले लेते हैं एक ले लेते हैं क्लोरोफॉर्म, दूसरा एक और हम ले लेते हैं एसीटोन, और इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं क्या है ये, आखिर इसमें क्यों ये हो रहा है। तो फिर से उसी तरह से आप क्या कीजिए, ये एसीटोन का थोड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए, और एक एसीटोन तो अभी जो जस्ट हम लोग बनाई है, ये एसीटोन हो गया हमारा, और एक क्लोरोफॉर्म आप बना लीजिए। तो क्लोरोफॉर्म बनाइएगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म और वो हमारा एसीटोन। दिस इज अवर एसीटोन। चलिए अब देखिए होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म के बीच में ये भी क्या पोलर है, तो इसमें सॉल्यूट सॉल्यूट जो हमारा सॉल्यूट, ये तो मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, इसको बी मान लेते हैं। आप किसी एक को बी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, ये सॉल्यूट हम मान लीजिए। तो ये जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है, यहाँ पे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन है और यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्यूट इंट्रैक्शन है। ये दोनों अलग अलग हम लिए थे पहले, अभी मिक्सिंग नहीं किए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो मेन इंट्रैक्शन है दैट इज क्लोरोफॉर्म इज अ पोलर मॉलिक्यूल, और ये तो आपको दिख ही रहा है कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये भी क्या है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, और यहाँ पे भी क्या है, एसीटोन अभी हम लोग जस्ट देखें कि यहाँ पे भी हमारा क्या है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, दोनों में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है। अब इन दोनों को आपने क्या किया, मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब होता क्या है ना कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है ना कि ये कुछ ऐसा बना लेता है, और ये जो C और H के बीच में होता है ना, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन हुआ, यहाँ पे क्या आ गया, देयर इज अ H बॉन्डिंग, और आपको ये पता है कि H बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। H बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो मान लीजिए पहले सॉल्यूट सॉल्यूट इतना पे था, सॉल्वेंट सॉल्वेंट भी इतने एरिया में था। अब ड्यू टू इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, वो डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। पहले इतना था फिर इतना हो गया, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस घट रहा है ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, निगेटिव। और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन रहा है,
जो बॉन्ड पहले जो जितना वीक था उससे क्या हो रहा है, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो हम देखे हैं हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग में क्या हो जाएगा नेगेटिव, और डेल्टा मिक्सिंग में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। हमने एग्जांपल देख लिया। तो ये हमारा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, दोनों हम लोगों ने इसको आज देख लिया। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और हाँ, ये पॉजिटिव डेविएशन का ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या होगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ये क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, ये देख रहे हैं ना। और अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या हो जाएगा, ये डाउन आ जाएगा, मतलब पहले जितना होना चाहिए था उससे कम होकर ये वाला आ जाएगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये देख लिए। यहाँ पे क्या नेगेटिव में क्या है, ए बी जो इंट्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, यहाँ पे देखिए जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो इंट्रैक्शन है हमारा वो क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन व्हाट, ए बी इंट्रैक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव था, पॉजिटिव में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए का जो इंट्रैक्शन था वो क्या हो जाएगा हमारा ज़्यादा हो जाएगा, ये बिकॉज एनर्जी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता ही है, और इंट्रैक्शन वाला ये यहाँ पर लिखा हुआ देखिए बाइनरी सॉल्यूशन है ना, ए बी इंट्रैक्शन ये क्या है, वीकर है, दिस इज व्हाट, दिस इज वीकर देन ए और बी इंट्रैक्शन। ये जो ए बी इंट्रैक्शन हमारा वो क्या है, वीकर है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। रॉड्स लॉ हमारा लगभग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब एक छोटा सा टर्म आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, देख लिए ढेर सारे एग्जांपल देखिए, ये सब नेगेटिव रिएक्शन का एसीटोन क्लोरोफॉर्म वाला एग्जांपल, ये क्लोरोफॉर्म डाईथर का ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड का ले सकते हैं, या एसीटोन एनिलीन, सब में देखिएगा ना कि एक चीज कॉमन रहेगा, जो बाद में आपका जो बनेगा ना नेगेटिव डेविएशन, अगर जैसे आपका एग्जाम में आता है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन कितना नेगेटिव डेविएशन है, तो ये पहचानने का ना, ये आपको इतना रटना एग्जाम्पल नहीं है, जितना एग्जाम्पल आप क्रैम नहीं कर सकते हैं, इतना आप याद नहीं रहेगा। तो आपको ये देखना है कि जो पहले जो दोनों था ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन आपको लेना है, तो पहले का ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन देखिए, ठीक है, और बाद का देखिए। अगर बाद में स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, बाद में दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। और स्ट्रॉन्ग में मेजोरिटी केस जो आपका यहाँ पे है ना, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग वही है। तो सब में क्या हो जाएगा, बाद में होगा ना वो क्या आएगा, एच बॉन्डिंग आएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव डेविएशन में देखिएगा ना, तो पहले एच बॉन्डिंग होगा, इसका रिवर्स, और बाद में क्या हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वगैरह आएगा, तो बाद में वीक हो जाएगा। तो ये इसी तरह से आपको पता करना है, इसको रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन है तो सॉल्यूट का जो इंट्रैक्शन होगा लेटर वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो ये आपको इसी तरह से आपको क्या करना है, देखना है एग्जाम में, और उसके बाद आपको क्या करना है, लगाना है टिक। ये बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, सीवेट वगैरह में भी आएगा, कंफर्म आएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक रहेगा आपको पॉजिटिव डेविएशन, या तो नेगेटिव डेविएशन का कोई पूछ लेंगे। 4 में 3 आपको क्या देंगे, पॉजिटिव डेविएशन वाला दे देंगे, अगर एक नेगेटिव डेविएशन वाला दे देंगे वही आपको पूछ देंगे। तो ये आपको ऐसे पता करना है, इसका ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट से आप पता कीजिएगा एग्जाम में आएगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन वगैरह दे दिया, ये देख लीजिए पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का, ये हम लोग देख ही चुके हैं। अब पॉजिटिव डेविएशन है तो लेस देन होगा ए बी का, और ये मोर देन होगा। पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और इसमें कम हो जाएगा। डेल्टा मिक्सिंग पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है, हीटिंग इंक्रीजेस सॉल्बिलिटी, डेल्टा मिक्सिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, सॉल्बिलिटी घटेगा, डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक होगा। तो ये हम लोगों ने देख चुका। अब देखिए एक और छोटा सा टर्म है, वो है आपका एजियोट्रॉप्स, एक टर्म आता है। आखिर ये चीज है क्या, एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो अब होता क्या है ना कि देखिए अब फिर से यहाँ पे वही कर रहे हैं, एक सॉल्यूट ले रहे हैं और एक सॉल्वेंट, बाइनरी मिक्सचर हम ले रहे हैं, ठीक है। एक आपने क्या किया, बाइनरी मिक्सचर लिया, एक सॉल्यूट लिया, एक सॉल्वेंट लिया। अब हुआ क्या कि आप इसको मिक्स जब कर दिए तो एक बीकर में, अब इसको क्या कर रहा है, आप मान लीजिए ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कि ए का मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, और बी का आपका क्या है 70 डिग्री सेल्सियस है। तो आप ये डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़े होंगे 10th में पढ़ना है, 10th या 9th में पढ़ना है, ठीक है, सेपरेशन ऑफ उसमें। तो उसमें ये करता है ना कि अगर 2 लिक्विड है और उसका 20 डिग्री से या 30 डिग्री से ज़्यादा है
अराउंड 40 डिग्री, तो हम उसको डिस्टिलेशन करते हैं। होता क्या है कि जो पहले जो बॉइलिंग जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले हमारा क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको हम अलग कर लेते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मान लीजिए 70 है तो पहले 50 वाला सेपरेट हो जाएगा, फिर 70 वाला सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं सेपरेट कर लेते हैं दो लिक्विड के मिक्सचर को। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है, ये सेपरेट हो गया। लेकिन एजियोटॉप्स में क्या होगा ना, ये सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब होता क्या ना एजियोटॉप्स में हमारा होना क्या, जैसे दो बाइनरी है तो इसको जब मिक्स करने देना तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में चेंज, इंडिविजुअल का जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम रह गया। लेकिन एजियोटॉप्स में क्या होता है ना कि अगर आप दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे आपने A+B ले लिया, यहाँ पे आपने A+B ले लिया, तो अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, या तो 70 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, या तो या तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो 70 से कम हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, एक नया बॉइलिंग, ये पूरे लिक्विड का क्या होगा, एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। ये इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कंडीशन है ना वो आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। तो आपको ये लग रहा होगा कैसा, ये लग रहा होगा केमिकल चेंज जैसा, क्योंकि फिजिकल चेंज में तो कोई इंट्रैक्शन होता नहीं है केमिकल, लेकिन है नहीं, ये है भी फिजिकल चेंज। और अब क्या होगा, इन दोनों लिक्विड को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ये दोनों लिक्विड को आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट आउट पॉसिबल है नहीं। तो होता क्या है ना कि जो वेपर प्रेशर होता है ना लिक्विड और लिक्विड में, जो हमारा जो मोल फ्रैक्शन होता है, मतलब A+B मोल फ्रैक्शन हमारा सॉल्यूट का, मान लीजिए लिक्विड में, लिक्विड फेज में और गैस फेज में, ये लिक्विड फेज है और एक गैस फेज में, गैस फेज में दोनों में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। तो ये एजियोटॉप्स में क्या होता है, ये सेपरेशन क्या है, नया एक पॉसिबल है नहीं। तो ये भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स होता है। देखिए एजियोटॉप्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए सम सॉल्यूशन इज वेरी लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉट्स लॉ, ये हाँ इंटरमीडिएट फॉर वन ऑफ द इंटरमीडिएट कंपोजिशन, ये जो आपका इंटरमीडिएट कंपोजिशन होता है, द टोटल वेपर फेस ऑफ सच अ सॉल्यूशन विल बी हाईएस्ट एंड द बॉइलिंग पॉइंट विल बी द लोएस्ट। एट दिस पॉइंट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज इज सेम, ये इंपॉर्टेंट है। एजियोटॉप्स में क्या होता है, कंपोजिशन जो लिक्विड और वेपर फेज में जो होता है ना वो दोनों क्या हो जाता है, ये जो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज ये दोनों क्या होता है, सेम हो जाता है। एंड द लिक्विड मिक्सचर बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड रिमेन्स अनचेंज्ड इन कंपोजिशन। जैसे हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप लिए हैं, ठीक है, तो A+B लिए थे तो यहाँ पे कुछ वेपर आएगा, तो मान लीजिए वेपर में मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का है ना, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन वेपर में 0.8 है, तो लिक्विड में भी क्या हो जाएगा, ये हमारा ये गैस था और ये क्या था, लिक्विड था, तो यहाँ भी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, यहाँ भी क्या हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, दोनों सेम हो गया। तो आप इसको सेपरेट कैसे कीजिएगा, इसका भी सेम है, और ये क्या होगा एक्स फिक्स बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, बॉइल भी करेगा, जो कि इन दोनों से क्या होगा, इंडिविजुअल से क्या होगा, या तो ज़्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है, दोनों में से कोई एक पॉसिबल है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो और ये क्या होगा, डिस्टिल्स कैसा होगा, एज ए प्योर लिक्विड। अब एक क्या होगा, एक आपको मान लीजिए 50, 70, 60 डिग्री सेल्सियस पर, तो एक प्योर लिक्विड की तरह क्या होगा, सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी बेसिस पे क्या होता है, इसको हम इस एजियोटॉप्स को हम एक और टर्म क्या देते हैं, एक और टर्म हम एजियोटॉप्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। इसको एजियोटॉप्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड मिक्सचर, ये भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये दो टाइप का होता है एजियोटॉप्स में, हमारा क्या हो जाएगा, दो टाइप का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग हो जाएगा, और एक हो जाएगा हमारा मिनिमम बॉइलिंग। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो एजियोटॉप्स में क्या हो जाएगा हमारा, एजियोटॉप्स हमारा जो है दो टाइप का हो जाएगा। आपको ये जो नोट्स है ना स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा तो आपको दिख जाएगा ऐप में। तो एजियोटॉप्स क्या होता है, दो टाइप का है। एक हमारा क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स, और एक है मिनिमम बॉइलिंग। देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग में क्या होता है कि ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा,
नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स बोलेंगे। और ये क्या करेगा, मिनिमम क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग। अगर आप इसका ये देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, तो ये इथेनॉल वाटर का अगर आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं इथेनॉल वाटर हमारा क्या है, मिनिमम बॉइलिंग में आएगा। इथेनॉल वाटर इसका एग्जाम्पल क्या है, इथेनॉल एंड वाटर इसका ये है। और इसका हमारा क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। प्लस वाटर। अब देखिए ये अगर आप देखिएगा तो एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि इथेनॉल वाटर आपको क्या है ना, इथेनॉल कभी भी 100% आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। जो एब्सोल्यूट अल्कोहल भी आता है ना 90% के ऊपर को एब्सोल्यूट बोलते हैं, और हाईएस्ट आपको 90 से 99% प्योर मिलेगा। 100% प्योर नहीं मिलता। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड भी होता है, 100% प्योर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत 99 पे जाएगा। तो ये 100% प्योर बहुत इम्पॉसिबल बनाना। 90% से ऊपर भी जल्दी नहीं बनता। स्पेशल इसके लिए आपको फ्रैक्शनल वगैरह करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल से भी अच्छा डिस्टिलेशन प्रोसेस तभी होगा। तो ये दो एग्जांपल हो गया मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजोटॉप्स का। तो ये हमारा यहाँ के बाद क्या हो गया ना, रॉल्स लॉ हमारा क्या हो गया, खत्म। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं इफ यू लाइक। ये वेपर कंपोजिशन देखिए, दोनों क्या है, सेम है लिक्विड फेज में। और ये हमारा क्या है, थोड़ा सा डेविएशन आया किसमें, जो ट्रोपिक पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट में डेविएशन आया। ठीक है, तो ये आएगा नहीं, इस ग्राफ वगैरह आपसे इसका नहीं पूछा। तो आपको पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ आपको जरूर देखना है। अब देखिए, ये देखिए इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकम लेस। तो आपको लेस हो जाएगा तो आपको ये पता है कि अगर वेपर प्रेशर वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन इसलिए नेगेटिव डेविएशन का क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग है। आपको जैसे वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग है जो टॉप्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। हाइड्रोक्लोरिक वाटर हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया आपका। नाइट्रिक एसिड वाटर का क्या हो गया, अभी हम लोग देखें जस्ट मैक्सिमम बॉइलिंग वाला एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, जिसमें हमसे क्या पढ़ चुके हैं, हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला हम एक देख चुके हैं अभी। तो हमको अब इसके आगे जो पढ़ना है हमें, वो हमें पढ़ना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमको क्या पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पहले तो ये देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो हम देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी है। ठीक है, या मिक्सचर का सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर ही है। विच डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड किस पे करता है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट rather than quantity, rather than nature। क्वांटिटी पे डिपेंड करे rather than क्वालिटी और नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपका क्वालिटी या नेचर पे हमारा डिपेंड नहीं करता है। अब देखिए हमारा 4 टाइप का है, ये हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट्स पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, नंबर, क्वांटिटी मतलब क्या आपका क्या है, नंबर, दिख रहे हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होगा, डिपेंड करेगा, नॉट ऑन द देयर नेचर। नेचर मतलब आपको क्या समझ गया, पोलर है नॉन पोलर, इससे हमारा कोई मतलब है नहीं। ठीक है, वो सिर्फ क्वांटिटी आप कितना लिए हैं। ठीक है, जैसे आप 100 ml सॉल्यूशन तो आपका 25 ml लिए हैं या 25 ml ए लिए हैं, 25 ml बी लिए हैं, या कितना लिए हैं, 30 ml लिए हैं या 20 ml लिए हैं। तो ये इस पे डिपेंड करेगा आपका कैसा लिए हैं, आप क्लोरोफॉर्म लिए हैं कि वाटर लिए हैं सॉल्यूट में, या इथेनॉल लिए, इससे मतलब नहीं है, नेचर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग देख चुके हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोग देख चुके हैं अच्छे से।
और इसका अगर आप देखिएगा रॉल्स लॉ से हम लोग देखे थे तो इसका फॉर्मूला भी हमें पता है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमें फॉर्मूला ये पता था कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेज या सॉल्यूशन, यही हमारा क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा पहला जो है, पहला हम यही पढ़े थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर एक इसका और एप्लीकेशन आप देखिएगा, ये प्रॉब्लम बनाने में यूज होता है। एक फॉर्मूला इसका एक और है, इसी से डिराइव होता है, उसमें ये रिलेटिव लोडिंग का लेकिन नहीं है। इसी के बेसिस पे एक और फॉर्मूला आप बना सकते हैं, ये एक आप लिख सकते हैं, पीएस मतलब टोटल प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, मोलालिटी into molecular weight of solvent, molecular weight of solvent by 1000। ये भी आप एक लिख सकते हैं, ये काम आएगा जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे ना, तब ये बहुत काम आएगा। तो ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं, ये जब करवाएंगे प्रॉब्लम तो उसमें आप देख लीजिएगा, ये हमारा हो चुका है। अब जो अगला है हमारा वो क्या है, वो है हमारा एक और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो अगला है हमारा वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे तो पहले ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, उसके बाद हम लोग ये टर्म देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहले बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट का तो 10th उनका जो डिफिनेशन ये था, जब लिक्विड बॉयल करे तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे ये देखते हैं जब वेपर प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, जो भी आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिए हैं, तो वेपर प्रेशर जब सॉल्यूशन अगर ले लीजिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को, उस समय टेम्परेचर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको देखिए, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, अभी जो लिखे ना बड़ा अच्छा ये डिफिनेशन इसका देखिए क्या होता है। अभी आप पढ़े थे ना कि ऊपर जाने पे क्या होता है, आप जब 10th में पढ़े होंगे, 9th में पढ़े होंगे कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आपको प्रेशर कुकर में खाना बनाने के लिए बोला जाता है। वहाँ पे अगर आप खाना बनाइएगा ओपन बर्तन में तो जल्दी बनता नहीं। होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, हमारा मान लीजिए अर्थ हमारा जो प्लेन पे होता है 1 atm है। लेट्स अज्यूम कि हमारा प्लेन पे क्या है 1 atm है, जितना होता भी है 1 atm है। ऊपर आप जाइएगा तो मान लीजिए 1.8 atm भी हो गया, तो अब आपका क्या हो जाएगा ना, 0.8 atm क्या हो जाएगा, अब जो आप हीट कीजिएगा तो 0.8 atm पे लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉइलिंग करने लगा। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो वाटर का था ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पे आपका 0.8 atm आपका आप गर्म कर दिया और वेपर प्रेशर बन गया वाटर का, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो अब होगा क्या, पहले फूड को कितना मिल रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस मिल रहा था टेम्परेचर, अब 80 डिग्री सेल्सियस ही मिल रहा है, तो फूड क्या होगा, बहुत देर में पकेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं। अब प्रेशर कुकर में क्या होगा, हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, 2 atm के आसपास चला जाएगा प्रेशर। अब आप आर्टिफिशियल समझिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना दिए, यहाँ पे प्रेशर क्या 2 atm या 3 atm तक चला जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। आप ज़्यादा क्या कीजिएगा, ज़्यादा हीट दीजिएगा, तो ज़्यादा हीट दिया तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप अब 2 atm पे वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस चला गया, तो अब 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा फूड को मिलेगा ना एनर्जी उतने ही टाइम में, तो आपका क्या होगा, फूड जल्दी पकेगा। ठीक है, वो जल्दी पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा, बॉइलिंग पॉइंट सिंपली क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि आप क्या किए ना कि आप एक सॉल्वेंट ले लिए हैं, ठीक है,
और आपने उसको बीकर में लिया हुआ था, एक सॉल्वेंट को आपने बीकर में लिया हुआ था, ठीक, एक सॉल्वेंट को आपने बीकर में लिया था, ये मान लीजिए क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और एक आपने क्या किया, इसमें सॉल्वेंट लिया हुआ था, तो और यहाँ पे 1 atm था, प्रेशर क्या था, 1 atm था, ये सॉल्वेंट था हमारा, और 1 atm वाटर अगर सॉल्वेंट लीजिएगा तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन्हें आप क्या किया, आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया इस सॉल्वेंट में, जो आपका पड़ा हुआ था इसमें आपने क्या कर दिया, सॉल्यूट इसमें ऐड कर दिया। तो आपको ये पता है कि इवेपोरेशन जो होता है सरफेस फिनोमेना होता है। तो अब क्या होगा ना कि जो आप हीट दे रहे थे सॉल्वेंट को सिर्फ, अब वो कुछ हीट क्या होगा, आप पहले जो हीट पूरा किसको दे रहे थे, पूरा हीट आप दे रहे थे इंडिविजुअली सिर्फ सॉल्वेंट को, अब जो कुछ हीट होगा वो क्या कर लेगा, सॉल्यूट भी ले लेगा, कुछ सॉल्यूट भी ले लेगा, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और सॉल्यूट हमारा क्या नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। अब हमको 1 atm ही चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, ये क्लोज है ना, तो ये आप मान लीजिए आपको ये 1 atm ही चाहिए, आपको 1 atm चाहिए यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आपको वो ऊपर वाला डिग्री, ये 1 atm आपको चाहिए ऑलवेज। या मान लीजिए ओपन कर दिया आप इसको 1 atm ना करके इसको 1 atm, या तो आप ओपन कर दीजिए इसको, हाँ इसको ओपन छोड़ दीजिए तो बाहर ऑटोमेटिक आपका 1 atm, क्लोज ना करके 1 atm। अब ये सॉल्वेंट पहले आप 1 atm मान लीजिए 100 डिग्री से पहुंच रहा था, अब सॉल्यूट डाल दिए तो कुछ हीट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट ले लेगा और सरफेस एरिया पे भी कुछ ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके कारण सॉल्वेंट पूरा हमारा क्या हो जाएगा, वेपराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका पहले तुरंत मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm आपका ये वेपर प्रेशर दे रहा था, 1 atm ने देखिए क्या कर लिया, मान लीजिए 0.8 दिया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको टेम्परेचर थोड़ा सा और क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा 1 atm करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा। मतलब अगर आप सॉल्यूट डालिएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो बॉइल हो रहा था ना, वो 100 डिग्री सेल्सियस में नहीं करेगा, अब वो मान लीजिए 120 के आसपास करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्रेशर कुकर वाला है। अगर आप प्योर वाटर लिए तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, उसमें चावल वगैरह आप डाल दीजिए, देखिएगा वो 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल नहीं करेगा, ठीक है, वो ज़्यादा वो बॉयल करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल बॉयल नहीं करेगा। तो उसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। तो हम यही पढ़े थे। दूसरा हम पढ़ रहे हैं डेटी लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अभी इसका हम थोड़ा, ये तो हम देख लिए कि कैसे हो रहा है, अभी इसका थोड़ा हम ये देख लेते हैं, क्या नाम है, क्वांटिटेटिव कैसे इसको वो करते हैं, लिखते हैं, इसका कैसे डिटरमिन करेंगे कितना बढ़ गया। अब ये हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम चलिए एक चीज़ ये देख लेते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि इसका जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी जिसको हम लिखते हैं, वो डायरेक्टली क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से ये पता है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएगा तो एक कांस्टेंट आपको लाना पड़ेगा। तो डेल्टा टी हम कांस्टेंट क्या लेते हैं, के वी लाते हैं, के वी इंटू एम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। वेर के वी को क्या बोलते हैं, के वी को बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। और ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, क्या है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। हर सॉल्वेंट का क्या होगा, अलग अलग होगा ये। और डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी का हम एक और, डेल्टा टीवी क्या, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, सबको हम डिफाइन कर ले, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये होता क्या है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा टीवी हमारा होता है टी एस माइनस टी नॉट। और यहाँ पे टी एस क्या है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और टी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देख रहे हैं ये पॉजिटिव होगा, सॉल्यूशन का ये बता रहे हैं एलिवेशन होगा तो ये पॉजिटिव आएगा टर्म, इसको ऐसे याद करते हैं। तो ओवरऑल हम क्या लिख देंगे, ओवरऑल हम ये लिख देंगे कि टी एस, अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा,
टी एस माइनस टी नॉट इज इक्वल टू के वी इंटू एम, ये हमारा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ठीक है, एम हमारा क्या है आपको पता ही है, मोलालिटी है। मोलालिटी मत कीजिएगा, इसको मोलालिटी ही पढ़ना है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर केवी को, और अगर आप केवी को भी चलिएगा तो ये होता है केवी इक्वल टू क्या होता है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन कांस्टेंट है केवी, मोलर बॉइलिंग पॉइंट, इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था आर टी नॉट स्क्वायर वाई एल वी, और एल वी यहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। टी नॉट क्या है अभी हम देखे ही हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और आर हमारा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर एल वी को आप डिफाइन कीजिएगा तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इससे एल वी क्या है हमारा, अच्छा लिख ही चुके हैं ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो हमारा होता है, ये हीट इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का क्या होता है, एच भी एम होता है। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इसको लिख क्या सकते हैं, आप इसको टोटल अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं एल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप के वी का पूरा फॉर्मूला लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपका आर टी नॉट स्क्वायर एम अपॉन एच वी। जी चलिए, इसके बाद हमारा एक ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट वाला, हम देख लिए हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें देखना है एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब ये भी एक है कि दो मिक्सचर को तीसरा क्या है हमारा, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम डेल्टा टी एफ से हम इसको क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर आप ए प्लस बी अगर कुछ सॉल्वेंट को लिए हैं तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वहाँ बढ़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ जो आता है ये भी फिर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट परसेंट मोलालिटी होता है। और अगर इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हटाइएगा, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइएगा तो एक इक्विलिब्रियम ये कांस्टेंट लाइएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, के एफ बोलते हैं। तो ये के एफ इंटू एम हो जाएगा। अब देखिए के एफ जो होता है वो हमारा क्या होता है,
मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये फिर क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट होता है ये। पहली बात तो ये। और अगर डेल्टा टी एफ को फिर से डिफाइन कीजिएगा, डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ हो जाएगा हमारा टी नॉट माइनस टी एस। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू लिख सकते हैं के एफ इंटू एम, ये हमारा फाइनल इक्वेशन होगा। और आपको ये पता है कि टी एस हमारा क्या है, टी एस ऑलवेज हमारा क्या चल रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। और टी नॉट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दूसरी बात ये कि इसका अगर आपको एप्लीकेशन देखना है तो आप देख सकते हैं ना, ये जो खासकर हिली एरियाज में जाइएगा, जैसे आप कश्मीर वगैरह में जाइएगा तो होता क्या है ना हिली एरियाज में, कि आपका जो ठंडी का सीजन होता है ना, तो जनरली हम रेडिएटर जो यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, रेडिएटर हमारा क्या होता है, वाटर होता है। गाड़ी में जो रेडिएटर जो आपका हीट इंजन से हीट लेता है, इंजन को कूल रखता है। ठीक है, तो ये इसका वाटर फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और कश्मीर का टेम्परेचर जो आप हिली एरिया में जाइएगा तो ये माइनस में तो चला ही जाता है, -12-10 तक ये रहता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कार वगैरह का तो पूरा वो रेडिएटर में वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, तो काम करेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, जैसे हम इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं जनरली। अब ये क्या कर देता है ना कि इथिलीन ग्लाइकोल है और प्लस वाटर है। अब इसका जो ओवरऑल जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस होकर क्या होगा, मान लीजिए -11 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच गया, तब -10 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ये गाड़ी काम करेगी। ठीक है, तो जो हमारा हिली एरिया में जो रेडिएटर का जो लिक्विड होता है ना, वो अलग होता है इन कंपेरिजन टू हमारा प्लेन एरिया में। यहाँ हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तो जाएगा नहीं, दिल्ली, यूपी, बिहार वगैरह में तो 0 डिग्री सेल्सियस कभी गया नहीं, हाईएस्ट 4-5 तक ही रहता है। तो इसमें तो वाटर ही क्या होगा, हमारा वो फ्रिज नहीं होगा। तो ये हिल एरिया में ये काम आता है। वहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अगर दोनों को मिलाए तो क्या होगा, घट जाएगा। अब होता वहाँ पे क्या, सेम कंडीशन ये हो रहा है, कुछ हीट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट घटता, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट घटता क्या, कुछ हीट क्या करता है, ये जो हमारा ये है ना घटा रहा है ना, तो कुछ हीट इथिलीन ग्लाइकोल ले लेता है। तो वाटर को जितना हमारा जहाँ से हीट हम ले रहे हैं, हमको अगर फ्रीज करना तो हम हीट लेते ही है ना, हमको हीट निकालना है, तो कुछ हीट अब क्या कर, जितना वाटर से निकालना था वो तो निकाले ही, साथ साथ क्या करना है आपको, अब इथिलीन ग्लाइकोल का भी कुछ हीट है, उसको भी आपको निकालना पड़ रहा है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा घट जाएगा, आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा इन दोनों को जमाने के लिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा, पहला हो गया हमारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड हो गया डिप्रेशन इन फिजिकल पॉइंट। एक लास्ट हमारा बचा है ऑस्मोटिक प्रेशर। एक लास्ट हमारा क्या बचा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। एक लास्ट हमारा बचा है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ठीक है, पहले हम ऑस्मोसिस देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिप्रेशन हो गया और ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस हमारा होता क्या है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
SPM इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखिए इसमें 2-3 टर्म है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है कि ऑस्मोसिस में पहला क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होता है। अब सॉल्यूट को नहीं मूव कीजिएगा, आपको क्या करना है, सॉल्वेंट मूव करना है। और एक प्योर मेम्ब्रेन है, जैसे मान लीजिए कि आपने ये किया है, एक ये ले लिया, बीकर ले लिया और यहाँ पे एक SPM लगा दिया, और इधर आपने क्या किया है कि प्योर सॉल्वेंट रखे, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए NaCl वाटर ले लिया। तो आपका क्या होगा ना कि SPM जो आप लगाए हैं, ये 33 वाट आपका क्या है, ये सेलो फिल्म मेम्ब्रेन वगैरह या पार्चमेंट पेपर या एनिमल ब्लैडर ले सकते हैं SPM में, सेमी फिल्म मेम्ब्रेन। तो अब क्या होगा ना, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्या करेगा, मूव करेगा, यहाँ से यहाँ क्या मूव करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या था, अगर इसको देखिएगा तो आप ये लिख सकते हैं ना कि वाटर, यहाँ पे सिर्फ वाटर है, यहाँ हमने सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, और ये क्या हो गया, हाईली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे NaCl भी है। अगर सॉल्यूट के टर्म में देखें तो ठीक है, तो आप ये भी एक इसका डेफिनेशन ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये लिख सकते हैं ना, इसे स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ही फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड, मतलब प्योर सॉल्वेंट से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, मूवमेंट होगा थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यही है जो ड्राइविंग फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस हमने देखा, तो ऑस्मोसिस हम क्या लिखें, हम ये लिखें लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाईली कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या हो गया, अगर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट पे लिख सकते हैं, प्योर सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट से अगर मूवमेंट हो रहा है किसमें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब क्या है ना कि ये तो ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इसको ऑस्मोसिस को रोकने में हम क्या करेंगे ना, प्रेशर, अगर इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अब प्रेशर जो अप्लाई कीजिएगा ऑस्मोसिस को रोकने के लिए और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को रोकने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इससे पहले हम इसका थोड़ा क्वांटिटेटिव ट्रीटमेंट पे चले, एक चीज 2-3 एग्जांपल देखते हैं ऑस्मोसिस का। आप मान लीजिए ना कि आप ये घर पे लाए होंगे, और ये क्या होता है ना कि ये मान लीजिए आपने लाया धनिया लाया, ओके, धनिया पत्ता लाया और इसको आप रख दिया यहाँ पे, थोड़े दिनों में देखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, सूख जाता है। धनिया पत्ता का थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाते हैं। ये मान लीजिए उसका टैप रूट सिस्टम है और ये उसका पत्ती है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। और इसका ये टैप रूट सिस्टम है जो उसका रूट है, ये सूख गया। तो आप इसको यहाँ से क्या है, और यहाँ पे पानी है, तो आप क्या करते हैं, इसको उठाते हैं और पानी में डाल देते हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा कि फिर से क्या होगा, मतलब जो श्रिंक किया था ना वो क्या हो जाएगा, अच्छा खासा फिर से उसका पत्ती वगैरह सही हो जाएगा। होता क्या है ना कि यहाँ पे क्या है ना कि ये प्योर सॉल्वेंट था, वाटर था हमारा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका जो धनिया के अंदर क्या सारा चीज़ है ना, उसमें वाटर तो होगा ही, वाटर तो वो निकल ही गया, उसके साथ क्या होगा, कुछ मिनरल्स वगैरह भी होंगे, तो उसमें हमारा क्या है, सॉल्यूट भी मिला हुआ, मिनरल्स वगैरह उसमें सोडियम पोटेशियम जो भी होगा उसमें पड़ा होगा। और यहाँ पे क्या है, प्योर। तो जब इसको आप धनिया पत्ते को आप इसमें डालिएगा, उसके जो पौधे होते हैं इसमें आप डालिएगा, तो होगा क्या कि वाटर क्या होगा, ये जो वाटर जो हमारा प्योर सॉल्यूशन है वो धनिया के रूट से क्या हो जाएगा, उसमें मूव कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से वो फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं इसका एग्जांपल क्या है ऑस्मोसिस का। घर में आपको अचार बनाती होगी मम्मी ना, तो होता क्या है ना कि पहले जो अचार बनता तो मैंगो पीसेस को क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, उसको काटा जाता है, और उस पर हम क्या करते हैं ना कि सॉल्ट, वो करने के बाद इस पर सॉल्ट पूरा लगा देते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा ना, पूरा सॉल्ट लगा के इसको क्या करते हैं, थोड़ा देर हम छोड़ देते हैं बाहर ऐसे ही,
तो सॉल्ट लगाने से क्या हुआ, अब देखिए मैंगो के जो टुकड़े थे ना, जो स्मॉल स्मॉल पीसेस थे, उसमें कुछ हमारा क्या था, वाटर था। और बाहर का जो क्या सॉल्ट लगा दिए तो सरफेस पे क्या होगा, बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप बना दिए, और उसके जो मैंगो के अंदर जो है वो क्या हो गया, लेस कंसंट्रेटेड हो गया। तब वहां से क्या हो जाएगा, वाटर मूव कर जाएगा, तो क्या होता है, एक्सेस पानी बाहर आ जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो मीट वगैरह लाते हैं तो उसको ज़्यादा दिन तक आपको स्टोर करना, तो यही करते हैं ना, मीट में हम क्या करते हैं, नमक मिला कर रख देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका मीट से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और बैक्टीरिया उस पर क्या होगा, नहीं लगेगा जल्दी वाटर के कारण, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा दिन तक वो क्या रहेगा। तो ये इसका ऑस्मोसिस का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस का एक दो चीज, और एक एग्जाम्पल ऑफ ये हो गया कि उसको हम क्या बोलते हैं, एक ये जो हमारा जो आपका ये होता है, क्या नाम है, जो आप इंट्रावेनस लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको इंट्रावेनस सेलाइन वाटर जो वो करता है, तो वो जल्दी 0.9% होता है हमारा। ठीक है, 0.9% सॉल्यूशन होता है NaCl का। अगर इससे आप थोड़ा सा भी कम और ज़्यादा किए तो आपका क्या जाएगा, डिट्रीमेंटल हो जाएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड, मतलब 0.9 से मान लीजिए आप 1.5 ले लिए, तो आपका क्या हो जाएगा, जो RBC है वो वाटर आपका क्या होगा, ब्लड से वाटर लूज हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। कम भी हो जाएगा तो क्या होगा, RBC में वाटर चला जाएगा, वो भी दिक्कत है। तो ये एकदम एग्जैक्टली यही दिया जाता है। तो इस ऑस्मोसिस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं ना, ऑस्मोटिक प्रेशर पर ये चीज़ देखिए, हम 3 टाइप का सॉल्यूशन देखते हैं। एक तो क्या होता है ना, सॉल्यूशन ऑस्मोसिस के बेसिस पे हम 3 टाइप के सॉल्यूशन देख सकते हैं। पहला तो क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या होता है, हाइपोटोनिक ले लीजिए। और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए आइसोटोनिक क्या होता है, मान लीजिए 2 सॉल्यूशन लिए हैं आप। ठीक है, आप 2 सॉल्यूशन लिया आपने, उसको सेमी पेरिमिड मेम्ब्रेन से आपको क्या किया, सेपरेट कर दिया, बीच में आपने सेमी पेरिमिड मेम्ब्रेन लगा दिया एंड यू सेपरेट इट आउट। SPM है, मान लीजिए इसका पाई 1 है ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का, मतलब ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई कर रहे थे उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर हम बोल रहे थे, कुछ याद आया, हाँ। तो ये पाई 1 है इसका, इसका क्या था, इसका पाई 1 है, और इसका हम क्या बोल देंगे, इसका पाई 2 है। तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो पाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और हाइपोटोनिक का, हाइपोटोनिक क्या रिलेटिव टर्म है, जो सॉल्यूशन का अगर पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 है, जिसका ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। हाइपर मतलब इसका ज़्यादा है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और जिसका कम है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इस 3 टाइप का सॉल्यूशन से आप निकाल सकते हैं। अगर 2 सॉल्यूशन, अगर इसका ज़्यादा हो गया, ये पाई 1 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये पाई 1 हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। ये रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे पे आप देख सकते हैं। जिसका भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन विच है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाइपोटोनिक, और जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम ऑस्मोसिस के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को डिफाइन सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। ठीक है, अब ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर हम क्या पढ़ रहे थे, वो ऐसा प्रेशर था ना जिसपे हम क्या हो जाए, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर था जिसपे आपका, हाँ, मूवमेंट ऑफ ये ऑस्मोसिस था, ऑस्मोटिक प्रेशर वो था जिसपे आपका क्या हो जाए, आपका ये रुक जाए, ऑस्मोसिस का जो फ्लो है या फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वो क्या रुक जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का हम देख लेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, तो जो पाई होता है ना वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली मतलब क्या है, N मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और भी क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या, टेम्परेचर आ गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, वॉल्यूम। अगर इन तीनों को जोड़िएगा तो आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा
पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। वहाँ आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो देखिए इसको थोड़ा सा और हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको ये पता है कि अगर हम ऐसा लिख देना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू आप कर सकते हैं ना, एन बाई वी कर सकते हैं, और आर टी कर सकते हैं अलग, ठीक है। और आपको ये पता है कि मोलैरिटी का क्या होता है, कंसंट्रेशन या मोलैरिटी को हम कह सकते हैं मोल अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी बोलते हैं ना। तो इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये आ गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये देखिए यही है हमारा पाई इज इक्वल टू, या तो आप डायरेक्टली सी भी कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं एन बाई वी आर टी। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, एक फॉर्मूला हमारा आ गया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये आर हमारी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे ना, वांट ऑफ फैक्टर वगैरह देख लेंगे। यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम देखेंगे। तो आपको ये पता है कि वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, आपको ये पता है कि देखिए अभी तक जो हम ले रहे थे ना, तो हम ये इमेजिन कर रहे थे कि आप जो सॉल्यूट ले रहे थे वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं कर रहा सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा बहुत जो हमारा मेजोरिटी कंपाउंड है ना, वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जैसे हमारे होते हैं, तो क्या करते हैं, जैसे आप डालिएगा तो डिसोसिएट कर जाएगा। जैसे NaCl को वाटर में डाले तो NaCl नहीं रहेगा, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। या कुछ एसोसिएट भी कर जाते हैं, जैसे हमारे एसिटिक एसिड है, उसको डालिएगा तो क्या होगा, एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि ये नंबर ऑफ क्या था, क्वांटिटी पे डिपेंड करा था, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में। तो पहले 1 मोल लीजिएगा तो क्या होगा, 2 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, Na प्लस 1 मोल और Cl माइनस 1 मोल, तो क्वांटिटी तो बढ़ गया ना, ठीक है। तो अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से एसोसिएशन करें तो पहले 1 मोल लिया था, 0.8 मोल हो गया, घट गया, तो वो भी क्या होगा, चेंज हो रहा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा। तो अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और हाउ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस। धन्यवाद।